नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि हम अब बेसिकली अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है हम डेल ऑपरेटर देख लें। जिस तरह भी हम इसके अंदर देख रहे थे पिछले क्वेश्चन के अंदर के स्केलर फंक्शन या कोई स्केलर फील्ड है उसके ऊपर आप डेल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो नॉर्मल वेक्टर दे रहा है। अब हमने देखना है कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डेल ऑपरेटर का बिहेवियर है या वो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या बन रही है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है बेसिकली डिराइव एन एक्सप्रेशन for del phi in orthogonal curvilinear coordinates। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह अभी हमने पहले देखा था कि फाई आपके पास कोई फंक्शन होता है, फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी, तो डेल्टा फाई हमारे पास क्या आ रहा था, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी के, इसके बराबर था। और इधर से ही हम डेल्टा ऑपरेटर भी निकाल सकते हैं कि अगर मैं फाई को कॉमन ले लूं, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के से मैं फाई को कॉमन ले लूं, तो बोथ साइड्स को कंपेयर करें तो हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के, ये मेरे पास डेल ऑपरेटर बन जाएगा। जिस डेल ऑपरेटर को हम किसी भी वेक्टर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लाइक डेल डॉट ए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, डेल क्रॉस ए कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर भी बोलते हैं और कर्ल ऑफ अ वेक्टर भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, जब आपके पास u1 u2 u3 जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास क्या थे, x y और z थे। तो ये अब हमारे पास पहला क्वेश्चन बन रहा है जिसके अंदर हमने कैलकुलेट करना है एक्सप्रेशन फॉर डेल फाई, यानी कि इसके पैरेलल हमने कोई एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है और उधर से हम डेल्टा ऑपरेटर को निकालने की कोशिश करेंगे और फिर डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स या कर्ल ऑफ अ वेक्टर इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स की तरफ हम मूव करने की कोशिश करेंगे। हमें इतनी बात पता है कि डेल्टा जो है वो एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है, और फाई हमारे पास क्या है, एक स्केलर फील्ड है, एक स्केलर फंक्शन है, डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इन जनरल देखें तो डेल्टा फाई का जवाब हमारे पास क्या आएगा, कोई वेक्टर आएगा, ठीक है, बिकॉज डेल्टा फाई क्या है, एक वेक्टर है। तो इसका जवाब हमारे पास आ गया f1 e1 प्लस f2 e2 प्लस f3 e3, इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर जहां पर जो f1 f2 और f3 हैं ये हमारे पास अननोन है, इनके बारे में हमें नहीं पता कि इनकी वैल्यूज क्या है डेल्टा फाई के अंदर, क्योंकि फाई आपके पास एक अलग से है, डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेक्टेंगुलर में जा रहा हूं तो मेरे पास फाई जो है वो 2xy प्लस z क्यूब भी हो सकता है, मेरे पास फाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर भी हो सकता है, मेरे पास फाई x क्यूब प्लस 2xy क्यूब भी हो सकता है, तो फाई डिफरेंट हो सकते हैं। इसका मतलब डेल्टा फाई इक्वल टू f1 e1 प्लस f2 e2 प्लस f3 e3 मेरे पास कोई एक वेक्टर नहीं है, ये स्केलर फील्ड डिफरेंट होते जाएंगे, आपके पास डिफरेंट तरह के वेक्टर्स आते जाएंगे, क्योंकि मैं अगर इसका डेल्टा फाई लेता हूं मेरे पास जवाब डिफरेंट आ जाएगा, इसका अगर मैं डेल्टा ऑपरेटर लेता हूं मेरे पास जवाब डिफरेंट आ जाएगा, जिसका मतलब जो e1 e2 e3 के साथ या ij के साथ कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो दोनों केसेस के अंदर डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इस f1 f2 f3 को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और फिर डेल्टा फाई के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फिर जो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होगा वो हासिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट भी यही है कि हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। अभी हमने इन जनरल लिख दिया है, ठीक है। अब हमारे पास पता है, सिंस वी नो दैट कि डी आर जो है ये किसके बराबर होता है, हमारे पास पार्शियल, अगर आपके पास आर जो है फंक्शन हो u1 u2 एंड u3 का, तो डी आर मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, आप सबको पता है, अभी पिछले लेक्चर्स के अंदर भी हमने देखा ही है, पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 du1 प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल u2 du2 प्लस पार्शियल आर ओवर पार्शियल u3 du3, यही हो जाएगा। और हमने अभी कल लास्ट लेक्चर के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि पार्शियल या यूनिट वेक्टर जब हमने कैलकुलेट किए थे, E1 यूनिट वेक्टर किसके बराबर था,
पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 ओवर पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 मैग्नीट्यूड। ये सारी बातें आपने भूलनी नहीं है। हमने मैग्नीट्यूड को किससे रिप्लेस कर दिया था? स्केल फैक्टर से। तो ये E1 जो है ये किसके बराबर आ रहा था? फिर पार्शियल आर ओवर पार्शियल U1 ओवर H1 था, जिसका मतलब क्या हुआ था कि जो पार्शियल आर ओवर पार्शियल U1 है ये किसके बराबर आ गया था? H1 E1 के। पार्शियल आर ओवर पार्शियल U2 किसके बराबर आ गया हुआ था? H2 E2। और पार्शियल आर ओवर पार्शियल U3 किसके बराबर आ गया था? H3 E3। तो अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि ये चीज हमने किस तरह लिखी है, सो मोर डिटेल्स जो है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर हम वैल्यूज जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि पार्शियल आर और पार्शियल U1 जो है वो H1 E1 के बराबर है। सो दिस इंप्लाइज dr जो है ये बराबर आ गया H1 du1 E1, ठीक है, प्लस ये किसके बराबर आ गया? H2 du2 E2 प्लस H3 du3 E3। ये बात आपने याद रखनी है कि हम ये सारा काम कहां कर रहे हैं? ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास जो है हमने देखा था कि d5 जो है वो किसके बराबर होता है? अगर आपके पास फाई हो तो अभी हमने देखा था कि जो d5 है उसको हम लिख सकते हैं del phi डॉट dr, ठीक है। तो ये हमारे पास dr पड़ा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में del phi पड़ा है। तो इन दोनों की हम डॉट प्रोडक्ट वहां वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस इंप्लाइज d5 किसके बराबर आ गया? f1 E1 प्लस f2 E2 प्लस f3 E3 की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आ गई? H1 du1 E1 प्लस H2 du2 E2 प्लस H3 du3 E3, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट सिंपल उसी तरह जहां पर आपके पास क्या होगा? E1 डॉट E1 1 के बराबर, E1 डॉट E2 0 के बराबर, E1 डॉट E3 0 के बराबर, E2 डॉट E1 0 के बराबर, E2 डॉट E2 1 के बराबर, E2 डॉट E3 0 के बराबर, E3 डॉट E1 0 के बराबर, E3 डॉट E2 0 के बराबर और E3 डॉट E3 1 के बराबर, ठीक है। तो यहां पर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये वाली सारी बातें आपके पास होल्ड करेंगी। वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमने जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल प्रूफ किया था तो ऑर्थोगोनल के अंदर हमने जो उसके यूनिट वेक्टर्स थे e रो e थीटा और e जी, उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर साबित की गई है, ठीक है, या उनको आप E1 E2 E3 भी कह सकते हैं। तो यहां से जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया? F1 की डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी H1 du1 के साथ, तो क्या बन गया? H1 F1 du1, ठीक है, प्लस H2 F2 du2, ठीक है, प्लस H3 F3 du3। ये बात सबको समझ लग गई है, ठीक है। इसको हम एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, से ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 3, क्लियर है। अब हमें पता है कि जो आपके पास फाई है, सिंस वी नो दैट कि जो फाई है वो फंक्शन है होता है आपके पास इन जनरल u1 u2 एंड u3 का। इसका मैं टोटल डिफरेंशियल अगर लूं सो d फाई किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास? पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u1 du1 प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u2 du2 प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u3 du3, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई d फाई की, एक मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है। इन दोनों को मैं कंपेयर कर सकता हूं, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 कंपेयर हो जाएंगी। कंपेयर कैसे होगी? d फाई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो राइट हैंड साइड आपके पास मैं इधर लिख लेता हूं ऊपर वाले की H1 F1 du1 प्लस H2
F2 du2 प्लस H3 F3 du3, ये बराबर आ गया आपके पास पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u1 du1 प्लस पार्शियल फाई पार्शियल u2 du2 प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u3 du3। ठीक है, इधर आ जाते हैं हम। मैं ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व मटा नहीं रहा, ताकि आपको पता हो कि मैंने वैल्यूज जो हैं वो इधर सब्स्टिट्यूट करनी। मैं इसी के नीचे ले आता हूं ताकि मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाए। अब अगर मैं इधर बोथ साइड्स को कंपेयर करूं तो du1 का कोएफिशिएंट पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u1, इधर क्या है h1 f1, तो मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं अगर 1 कहता हूं और ये मेरे पास पहली टर्म है, तो ये मेरे पास क्या आ गया h1 f1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u1। ठीक है, जिसका मतलब क्या हुआ f1 किसके बराबर आ गया 1 ओवर h1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u1। ठीक है, इसी तरह मेरे पास du2 वाला कंपेयर करूंगा, ये वाली टर्म को कंपेयर करूंगा इस वाली टर्म के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा h2 f2 इज इक्वल टू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u2, जिसका मतलब हुआ कि f2 मेरे पास बराबर आ गया है 1 ओवर h2 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u2 के। ठीक है, इसी तरह मैं तीसरा h3 f3 du3 को कंपेयर करूंगा, यानी कि du3 का कोएफिशिएंट कंपेयर करने लगा हूं, तो h3 f3 बराबर आ गया पार्शियल फाई ओवर पार्शियल h3 f3 इज इक्वल टू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u3, जिसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो f3 है वो किसके बराबर आ गया 1 ओवर h3 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u3। ठीक है, अब ये f1 f2 और f3 की वैल्यूज मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो दिस इंप्लाइज डेल्टा फाई मेरे पास किसके बराबर आ गया, f1 की क्या वैल्यू है 1 ओवर h1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u1, 1 ओवर h1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u1 e1। ठीक है, f2 की क्या वैल्यू है 1 ओवर h2 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u2 e2, और f3 की क्या वैल्यू है 1 ओवर h3 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u3 e3। ठीक है, अब मैं नीचे वाला साफ कर देता हूं। ये बात आप लोगों को समझ लग गई है, जस्ट हमने d5 को d5 से कंपेयर किया है, जो मैंने दोनों की इसको लेफ्ट हैंड साइड बना के लिख दिया, इसको राइट हैंड साइड बना के लिख दिया, और उसके बाद du1 du2 du3 के कोएफिशिएंट्स कंपेयर किए हैं, और कंपेयर करके f1 f2 f3 की वैल्यूज निकाली हैं। और जो हमने शुरू में स्टार्ट की में लेट किया था कि डेल्टा फाई इज अ वेक्टर फंक्शन जो कि f1 e1 f2 e2 f3 e3 इसके बराबर होगा, इधर हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ठीक है, अब हम इधर से क्या करते हैं कि जो हमारे पास फाई है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 1 ओवर h1 पार्शियल ओवर पार्शियल u1 e1 प्लस 1 ओवर h2 पार्शियल ओवर पार्शियल u2 e2 प्लस 1 ओवर h3 पार्शियल ओवर पार्शियल u3 e3। अब इसमें जो फाई है वो हमारे पास कॉमन कहां से आएगा, राइट साइड से कॉमन आएगा, क्योंकि अगर हम इसका मतलब क्या है कि जो पार्शियल बाय पार्शियल u1 ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये फाई के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये जो ऑपरेटर है ये फाई के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और ये जो पार्शियल बाय पार्शियल u3 ऑपरेटर है ये फाई के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको इधर लिख दूंगा तो ये आपके पास एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका मतलब क्या हो जाएगा फाई ओवर h1 पार्शियल बाय पार्शियल u1, जो कि इज नॉट इक्वल टू 1 ओवर h1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u1। ठीक है, या आप ये भी सब कह सकते हैं, आप लोगों के इल्म में ही है कि डेल डॉट a इज नॉट इक्वल टू a डॉट डेल।
ठीक है, जबकि डॉट प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स की इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। लेकिन ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिसने वेक्टर के ऊपर अप्लाई होना है। इस वजह से इस बात का हमने ख्याल रखना है कि जो फाई को हमने बाहर निकाला है वो हमने राइट साइड से ही निकालना है, ताकि हमें पता हो कि डेल्टा ऑपरेटर फाई के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहां से दिस इंप्लाइज कि आपके पास डेल्टा किसके बराबर आ गया। अब ये आइडेंटिकल इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि ये इसने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमेशा इसके बराबर ही होना है। 1/h1 पार्शियल ओवर पार्शियल u1 e1 प्लस 1/h2 पार्शियल ओवर पार्शियल u2 e2 प्लस 1/h3 पार्शियल ओवर पार्शियल u3 e3। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, डेल्टा ऑपरेटर इन जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इस जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स को ये जो डेल्टा ऑपरेटर है ये हमारा रिड्यूस भी कर जाएगा जो आपके पास होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर उसके साथ। ठीक है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा साइड पे बता ही देता हूं। जैसे हमें डेल्टा ऑपरेटर के बारे में पता है कि ये रिड्यूस कैसे हो रहा है, मैच कैसे हो रहा है, कि डेल्टा ऑपरेटर हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल x i प्लस पार्शियल बाय पार्शियल y j प्लस पार्शियल बाय पार्शियल z k इसके बराबर होता है ना। तो अब ये वाला ऑपरेटर अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं तो उसको रिड्यूस होना चाहिए। इसका मतलब कि यहां पर जो स्केल फैक्टर्स हैं h1 h2 h3 ये हमारे पास क्या होने चाहिए, कैलकुलेट होने चाहिए रेक्टेंगुलर के अंदर। और u1 u2 u3 क्या होंगे आपके पास x y z। तो इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आपके पास जो u1 u2 u3 हैं वो तो हो गए x y z। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करने हैं स्केल फैक्टर्स। ठीक है, तो स्केल फैक्टर हमें पता है क्या होता है, h1 जो है वो पार्शियल r और पार्शियल u1 की मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। h2 जो है वो बराबर होता है पार्शियल r और पार्शियल u2 की मैग्नीट्यूड के, और h3 जो है वो पार्शियल r और पार्शियल u3 की मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ठीक है, हमारे पास r वेक्टर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk। सो पार्शियल r और पार्शियल x किसके बराबर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या आ जाएगा, i यूनिट वेक्टर, जिसका मतलब कि पार्शियल r और पार्शियल x की मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ गई। और वो किसके बराबर है आपके पास, h1 के। सो दिस इज इक्वल टू h1। इसी तरह पार्शियल r और पार्शियल y j के बराबर आ गया, जिसका मतलब h2 इज इक्वल टू पार्शियल r और पार्शियल y की मैग्नीट्यूड ये किसके बराबर आ गया, 1 के। और इसी तरह पार्शियल r और पार्शियल u3 या पार्शियल r और पार्शियल z इज इक्वल टू आपके पास आ गया k के बराबर। तो h3 जो के बराबर था पार्शियल r और पार्शियल u3 की मैग्नीट्यूड या पार्शियल r और पार्शियल z की मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर आ गया, 1 के। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स वाली वैल्यूज, तो h1 की जगह क्या आ जाएगा 1, u1 की जगह क्या आ जाएगा, जो उसका कोऑर्डिनेट है u1 क्या है x, और e1 क्या होगा जो उसका यूनिट वेक्टर है रेक्टेंगुलर के अंदर वो क्या है आपके पास i। यहां पर भी इसी तरह वैल्यूज रिप्लेस हो जाएंगी, तो मैं वो यहां पर आपको लिख के बता देता हूं कि हमारे पास क्या बन रहा है, यूनिट वेक्टर्स ij के आ गए। सो दिस इंप्लाइज डेल्टा पार्शियल 1/h1 की जगह क्या बन जाएगा 1। ठीक है, और पार्शियल बाय पार्शियल u1 की जगह क्या आ गया, पार्शियल बाय पार्शियल x। और e1 यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में i के बराबर, प्लस 1/h2, h2 भी हमने कैलकुलेट किया था 1 के बराबर था, 1 आ गया, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल u2 पार्शियल बाय पार्शियल y j प्लस पार्शियल बाय पार्शियल z k। तो ये बिल्कुल आपके पास वही सेम डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी कि अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में रिड्यूस करेंगे तो वो हमारे पास पुराने का पुराना आ जाएगा। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। बेल आइकन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है आप लोगों के साथ। गुड लक।